सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वीएसएस फार्मेसी में। तो पिछले वीडियो में हमने सेक्शन ए को कवर किया था, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में हम सेक्शन बी को कवर करेंगे, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस हैं 10-10 नंबर के, जिसमें से आपको अटेम्प्ट सिर्फ 2 क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजिनेशन विथ मैकेनिज्म। मतलब हम लोग को एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताने हैं हेलोजिनेशन मैकेनिज्म के साथ। तो इसमें जो तुम्हारा आपका बेंजीन है उसको किसी भी एक हेलोजन या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ कराना है। क्लोरीन ये है बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाने पे FeCl3 एज अ कैटलिस्ट मतलब यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्लोरीन बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और एक HCl बच जाएगा। इसी तरह ब्रोमीन के साथ रिएक्शन पे यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा और ये CH3Br बच जाएगा और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बच जाएगा आखिरी में। इसका अगला है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन हमको जो मैकेनिज्म बताना था, बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। बेंजीन जो है वो क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनी लिविस एसिड, किसी भी लिविस एसिड कैटलिस्ट के साथ, जैसे कि AlCl3 FeCl3 जैसा कि हमने पहले यूज़ किया है, और या फिर FeBr3। when substitution in the reaction takes place, जब substitution reaction takes place मतलब place लेता है, and proton being lost HCl और HBr, एक प्रोटॉन गायब हो जाता है या HCl या फिर HBr। इसका मैकेनिज्म है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन और एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिएगा आप और ये मैकेनिज्म दिखा दीजिएगा। जैसे ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन FeBr3 में जाके Br एक Br के पास पॉजिटिव आयन आ जाता है और Fe के पास माइनस और Br3 लास्ट में बच जाता है। बेंजीन के साथ जब Br और Br प्लस मतलब ब्रोमीन और ब्रोमो आयन जब रिएक्ट करते हैं तो आयनिक ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ ऑर्थो प्राइमरी कार्बन पे की कार्बन पे ब्रोमो और हाइड्रोजन आगे जुड़ जाते हैं और लास्ट में FeBr4 माइनस बच जाता है और एक ब्रोमो बेंजीन तैयार है। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स। यानी कि एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर सिंथेसिस और रिएक्शन बताने हैं। पहले जान लेते हैं एंथ्रासीन होता क्या है। एंथ्रासीन मतलब होता है सॉलिड एरोमेटिक और कलरलेस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं ये, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C14H10। ये तीन फ्यूज्ड हाइड्रो बेंजीन के रिंग्स होते हैं, ये कोल टार से डिराइव किए जाते हैं। ये है आपका एंथ्रासीन का डेरिवेटिव्स। फिर ये है सिंथेसिस। इसकी सिंथेसिस में आपको सबसे पहला है बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मदद से आप एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये दो बेंजीन CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड को जब लिविस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवाएंगे तो 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन बनेगा, जब जिसमें से दो हाइड्रोजन निकालने पे वो प्योर एंथ्रासीन फॉर्म हो जाएगा। जो दूसरा सिंथेसिस का रिएक्शन है वो है एल्प्स रिएक्शन। इसको पायरोलिसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें अल्फा मिथाइल बेंजोफिनोन यानी कि दो बेंजीन रिंग और बीच में एक कार्बन मोनोक्साइड और एक मीथेन जुड़ने के बाद जब उसको डीहाइड्रोजनेट करवाएंगे आप मतलब -H2O 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो उससे प्योर एंथ्रासीन का फॉर्मेशन होगा। अब हम जान लेते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शंस में आप पहले हेलोजिनेशन के बारे में बताएंगे, जिसमें एंथ्रासीन के साथ किसी भी ब्रोमो या क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा के कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जिसमें आपको बनेगा एंथ्रासीन डाइब्रोमाइड, जिसमें यहाँ H और Br बचेगा, इसमें भी नीचे H और Br बचेगा, जिसमें से HBr निकालने पे यहाँ ब्रोमो बच जाएगा और 9 ब्रोमो एंथ्रासीन का फॉर्मेशन होगा। अगला केमिकल रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में एंथ्रासीन को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या फिर एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाने पे एक नाइट्रस 9 नाइट्रो एंथ्रासीन का फॉर्मेशन होगा और 9,10 डाई नाइट्रो एंथ्रासीन का फॉर्मेशन भी होगा। इसमें नाइट्रो मतलब नाइट्रो सिर्फ एक पोजीशन पर रहेगा और डाई नाइट्रो मतलब दोनों दोनों ओर नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप लगा रहेंगे। दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एंथ्रासीन का प्योर जब लेंगे और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाने पे जब आप उसमें H2SO4 मिलाएंगे तो ये 9,10 एंथ्राक्विनोन का फॉर्मेशन करेगा। इसमें अगला रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में जो आपका एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन को सोडियम C2H5OH मतलब या फिर हाइड्रोजन या फिर पैलेडियम के साथ रिएक्ट करवाने पे यहाँ आपके की कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन और दोनों पे दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे और इसका नाम है 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन।
अब जान लेते हैं इनके यूजेस के बारे में। यूजेस में यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ डाइस, ये डाइस के प्रोडक्शन में काम आते हैं। यूज्ड इन वुड प्रिजर्वेटिव्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स या फिर किसी कोटिंग मटेरियल के लिए काम आते हैं। और यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंथ्राक्विनोन के फॉर्मेशन के लिए यूज काम आते हैं। और ये एक ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर हैं जो सिंटिलेटर की तरह यूज़ किए जाते हैं। अब जान लेते हैं इनके डेरिवेटिव्स के बारे में। इनका एक डेरिवेटिव है एंथ्राक्विनोन जैसा कि हमने बनाया था यहाँ ये ऑक्सीडेशन वाले में, एंथ्राक्विनोन वाले में ये आप देख सकते हैं यहाँ 9-10 एंथ्राक्विनोन बनाया था हमने। अब एंथ्राक्विनोन जो है, एंथ्राक्विनोन ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासीन, उसमें भी ऑक्सीडेशन किया था हम लोगों ने। ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासीन करने पे वही रिएक्शन आपको यहाँ दोबारा से दिखा देनी है। अगला है आपका हाइड्रोक्सी एंथ्रासीन। हाइड्रोक्सी एंथ्रासीन में एक या दो हाइड्रोक्सी एंथ्रासीन जो है उसको ऑब्टेन किया जा सकता है एल्कलाइन फ्यूजन ऑफ करस्पॉन्डिंग, एल्कलाइन फ्यूजन करवा के करस्पॉन्डिंग एंथ्रासीन और सल्फोनिक एसिड का। 10 हाइड्रोक्सी एंथ्रासीन ये जो होता है वो एंथ्रासीन एंथ्रोन को ईल्ड करता है, मतलब इसके पास एंथ्रोन होता है जिसको गर्म करने पे वो स्टेबल फॉर्म हो जाता है हाइड्रोक्सी एंथ्रासीन का। इसमें आप देख सकते हैं उसके बाद 10 हाइड्रोक्सी एंथ्रासीन जो है उसको आप हीट करने के बाद वो एंथ्रोन, मतलब ये एंथ्रोन ईल्ड करता है। इसका मतलब इसमें से एंथ्रोन निकल गया है, एक हाइड्रोजन बाहर निकल एयर के फॉर्म में निकल जाता है। अब जो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन आता है वो एक्सप्लेन बेयर स्ट्रेन थियरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन। तो एडोल्फ बेयर जो थे उन्होंने 1885 में नोबेल प्राइज़ पाया था और इन्होंने 1885 में थियरी दी थी और 1905 में नोबेल प्राइज़ पाया था इसके लिए। और इन्होंने रिलेटिव स्टेबिलिटी बताई थी फ्यू अल्केन्स के बारे में। और ये जो थियरी है वो बेस्ड ऑन कार्बन कार्बन के जो एंगल होते हैं वो होते हैं 109 डिग्री 28 डैश। उसके बाद आपको ये टेबल बना देना है जो कंपाउंड है जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये चारों कंपाउंड्स के बारे में आपको बताना होगा क्योंकि इसका डिजायर्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 डैश सब में होगा। एक्चुअल एंगल्स प्रोपेन का आप जान रहे हैं 60 डिग्री, 90 डिग्री ब्यूटेन का और 108 डिग्री पेंटेन का, 120 डिग्री हेक्सेन का होता है। और एंगल स्ट्रेन के बारे में हम आपको भी बताएंगे। एंगल स्ट्रेन होता है मतलब जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके बीच में जो स्ट्रेन, मतलब डिजायर्ड एंगल के अलावा जो स्ट्रेन लग रहा है उसको हम लोग डिग्री में नापते हैं। ये 24 डिग्री 44 डैश 1 डिग्री होता है, 60 डैश होता है। ये 9 डिग्री 44 डैश और 0 डिग्री 44 डैश। और साइक्लोहेक्सिन का प्लस माइनस, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, 5 डिग्री 16 डैश। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। तो बेयर स्ट्रेन थियरी के हिसाब से जो स्टेबिलिटी होती है साइक्लोएल्केन्स की, पहले प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर हेक्सेन, फिर साइक्लोपेंटेन। मतलब प्रोपेन की जो स्टेबिलिटी है वो ब्यूटेन से कम है और ब्यूटेन की जो स्टेबिलिटी है वो हेक्सेन से कम है, हेक्सेन की पेंटेन से कम है। इसमें ये बेयर स्ट्रेन थियरी इसका एक लिमिटेशन भी है कि जैसे ये लोअर साइक्लोएल्केन्स के लिए बस होता है। जैसे आप देख सकते हैं दिस थियरी ओनली अप्लाइज ऑन द लोअर साइक्लोएल्केन्स, ये सिर्फ लोअर साइक्लोएल्केन्स के लिए होता है। और बेयर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो एंगल स्ट्रेन होता है लार्जर रिंग सिस्टम में, ठीक। तो दूसरा जो लिमिटेशन है वो अकॉर्डिंग टू बेयर जो है वो बताए थे कि जो साइक्लोपेंटेन है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए किससे, साइक्लोहेक्सेन से। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है साइक्लोपेंटेन से, उसका अपोजिट, ठीक है। और जो तीसरा लिमिटेशन है, हायर साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो इस रूल को फॉलो नहीं करते, यानी कि बेयर स्ट्रेन थियरी को फॉलो नहीं करते हैं। एक्सेप्ट साइक्लोहेक्सेन एंड हेप्टेन आर मोर स्टेबल, मतलब जो साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेप्टेन है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर ये जो आप देख सकते हैं दे डू नॉट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन इजीली लाइक साइक्लोप्रोपेन, मतलब जो साइक्लोप्रोपेन जो है वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन आसानी से दे सकता है, पर और सारे जो कंपाउंड्स हैं वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन इजीली नहीं दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन सी को।